अंधेरी रात, जब रास्ते पहचान खो देते हैं और आवाजें सच और भ्रम के बीच की रेखा मिटा देती हैं। आज की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। एक ऐसा पेड़ जो आज भी लोगों को नाम लेके बुलाता है। मैं हूं आपकी आवाज का साथी और आप सुन रहे हैं पीपल के नीचे आखिरी पुकार। रात के ठीक 12 बजे, जब गांव की आखिरी ट्यूबलाइट भी झपककर बुझ जाती है, जब बिजली जाने के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क भी जैसे डर के मारे कांपने लगता है और जब कुत्तों का भौंकना अचानक थम जाता है, तभी ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं। कहानियां जिन्हें दिन के उजाले में कोई याद नहीं करना चाहता। कहानियां जिनका जिक्र बच्चे खेल खेल में करते हैं, लेकिन बड़े लोग सुनते ही चुप हो जाते हैं। आज मैं आपको ले चल रहा हूं बिहार झारखंड की सीमा पर बसे एक छोटे से, लगभग भुला दिए गए गांव कुसुम टोला। चारों ओर साल और महुए के जंगल, कच्ची सड़कें और रात होते ही घने अंधेरे की एक मोटी परत, ऐसी परत जिसे चीरकर चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन कुसुम टोला की पहचान उसके घरों से नहीं, उसके लोगों से भी नहीं, बल्कि गांव के बाहर खड़े एक पीपल के पेड़ से है। पेड़ बहुत पुराना और इतना विशाल कि उसकी जड़ें जमीन से निकलकर मानो किसी मरे हुए जीव की नसों की तरह फैल गई हों। दिन में साधारण लगता है, लेकिन रात में उसके नीचे की हवा तक भारी हो जाती है। गांव वाले उसे नाम से नहीं बुलाते, सिर्फ इतना कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे रात में कोई आवाज दे तो पलट कर मत देखना, और अगर कोई नाम लेके बुलाए तो जवाब देना तो दूर, सांस भी रोक लेना, क्योंकि कुसुम टोला में माना जाता है पीपल के उस पेड़ के नीचे हर आवाज इंसान की नहीं होती, और जो एक बार जवाब दे देता है वो फिर पहले जैसा कभी नहीं रहता। साल 2011, तब मैं एक स्थानीय हिंदी अखबार के लिए क्राइम और ग्रामीण रिपोर्टिंग करता था। छोटे गांव की खबरें, गुमशुदगी, अजीब मौतें और वो घटनाएं जिन पर शहर के बड़े अखबार कभी ध्यान नहीं देते। वो बरसात के बाद की रात थी। दिन में हल्की बारिश हुई थी, मिट्टी से भाप उठ रही थी और हवा में एक अजीब सी चिपचिपी उमस थी जो इंसान को बेचैन कर देती है। करीब रात के 9 बजे मेरे मोबाइल पर गांव के मुखिया का फोन आया। आवाज में घबराहट थी। भैया, एक लड़का गायब है। नाम था रमेश महतो, उम्र करीब 24 साल। गांव का सीधा साधा लड़का, दिन में खेतों में काम करता था और शाम को चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ बैठता था। उस शाम रमेश ने घर से निकलते वक्त कोई बहस नहीं की थी, कोई जल्दी नहीं दिखाई थी। बस साइकिल उठाई और मां से इतना ही कहा, पीपल तक जाकर आता हूं, देर नहीं होगी। गांव में सब जानते थे वो पीपल का पेड़ शॉर्टकट रास्ते पर पड़ता है। अक्सर लोग वहीं तक जाकर बीड़ी पीते, पेशाब करते और वापस लौट आते थे। लेकिन उस दिन रमेश लौटा नहीं। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव में देर हो जाना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जब रात के 10 बज गए और रमेश की साइकिल घर के बाहर नहीं दिखी, उसकी मां बेचैन होने लगी। 11 बजे तक घर के लोग पीपल की तरफ गए। रास्ता खाली था। कीचड़ में साइकिल के ताजा निशान थे जो पेड़ तक जाते थे, पर वापस लौटते हुए किसी भी टायर के निशान नहीं थे और पीपल के नीचे सिर्फ सन्नाटा था। उस रात कुसुम टोला में नींद किसी की नहीं आई। वो पीपल का पेड़ गांव की आखिरी झोपड़ियों से करीब आधा किलोमीटर दूर था। न कोई पक्का रास्ता, न कोई स्ट्रीट लाइट, सिर्फ एक पतली कच्ची पगडंडी जो आगे जाकर शमशान की तरफ मुड़ जाती थी। पेड़ के ठीक बगल में एक सूखा नाला था। बरसात में उसमें पानी आता, लेकिन ज्यादातर वक्त उसके भीतर बस सड़ी हुई पत्तियां और अंधेरा जमा रहता था। पीपल खुद असामान्य रूप से बड़ा था। उसकी टहनियां इतनी फैली हुई थीं कि दिन में भी उसके नीचे धूप पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। जड़ें जमीन से बाहर निकलकर नाले की तरफ झुकी रहतीं, जैसे किसी को अपनी ओर खींच रही हों। दिन में लोग उसके पास से नजरें चुराकर निकल जाते थे और रात में कोई उधर जाता ही नहीं था। गांव में एक पुरानी मान्यता चली आ रही थी, उस पीपल के नीचे
एक औरत रोती है। कोई नहीं जानता था वो औरत कौन थी। कुछ बुजुर्ग कहते थे बहुत पहले, शायद आजादी से भी पहले, एक औरत ने वहीं आत्महत्या की थी। कहते हैं उसे रात में घर से निकाला गया था और वो रोते रोते शमशान की ओर चली गई थी। कुछ लोग कहते वो मरी नहीं बल्कि जमीन में ही दफन हो गई। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देती थी। उनका कहना था औरत वौरत कुछ नहीं, बस हवा की आवाज है, पीपल के पत्ते रात में ऐसे ही रोने जैसे बजते हैं। पर दिलचस्प बात यह थी, जो लोग सबसे ज्यादा हंसकर इन बातों को उड़ाते थे वो भी रात के बाद उस रास्ते से नहीं जाते थे, क्योंकि गांव में एक बात सब मानते थे, अगर रात में उस पीपल के नीचे से किसी औरत की आवाज आए, नाम लेकर पुकारे या मदद मांगे, तो पीछे मुड़कर देखना मना है और जवाब देना तो सीधा मौत को बुलाना है। गांव के लोगों का कहना था जो उसकी पुकार का एक बार जवाब दे देता है वो फिर कभी कहूं लौटकर पहले जैसा नहीं दिखता या फिर लौटता ही नहीं। और अब रमेश महतो का नाम भी उसी सूची में जुड़ने वाला था। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन गांव पर रात का साया जैसे अभी भी टिका हुआ था। करीब 7 बजे हम 5 लोग पीपल की तरफ निकले। मैं, गांव के 2 अनुभवी आदमी, मुखिया और रमेश का छोटा भाई, जिसकी आंखों में नींद से ज्यादा डर भरा था। रास्ता गीला था, कीचड़ में कल रात की बारिश के ताजा निशान थे। कहीं कहीं साइकिल के टायरों के धुंधले छाप दिखते थे जो सीधे पीपल की ओर जाते थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हवा में कुछ बदलने लगा। धूप होते हुए भी हवा अचानक ठंडी लगने लगी। पसीना सूख रहा था, लेकिन शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। पीपल के पास पहुंचते ही सब रुक गए। चारों तरफ एक अजीब खामोशी थी, न चिड़ियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। ऐसा लगा जैसे जंगल ने सांस लेना बंद कर दिया हो। और तभी रमेश का भाई चिल्ला उठा, भैया की साइकिल! वो वहीं थी, पीपल के मोटे तने से टिकी हुई, हैंडल टेढ़ा, पिछला पहिया कीचड़ में धंसा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल्दी में उसे छोड़कर उठा लिया गया हो। लेकिन रमेश कहीं नहीं था। हमने चारों तरफ देखा, शमशान की ओर, सूखे नाले की तरफ और जंगल के भीतर। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। कीचड़ में अव्यवस्थित निशान थे, पैरों के नहीं बल्कि घसीटे जाने के, जैसे कोई चल नहीं रहा था बल्कि उसे जमीन पर खींचा गया हो। निशान पीपल से शुरू होकर सूखे नाले की दिशा में जाते थे। मुखिया ने धीमी आवाज में कहा, ये जानवर के नहीं है। किसी ने उसकी बात पूरी नहीं की। रमेश का भाई खामोशी से उसे दिशा को देखता रहा जहां निशान अंधेरे नाले में गायब हो जाते थे। और उस पल हम सब ने महसूस किया कि यह तलाश अब सिर्फ एक गुमशुदगी की नहीं रही। हम अभी भी पीपल के चारों ओर निशानों को देख ही रहे थे कि अचानक हवा रुक गई। न पत्ते हिले, न डालियां। बस उसी ठहरे हुए सन्नाटे में पीपल की ऊंची डालियों से एक आवाज आई, रमेश। बहुत साफ नहीं, बहुत तेज भी नहीं, लेकिन इतनी स्पष्ट कि नाम पहचान में आ जाए। हम सब जैसे एक साथ जम गए। आवाज किसी आदमी की नहीं थी, वो औरत की आवाज थी, थकी हुई, कूटी हुई, ऐसी जैसे रोते रोते अब रोना भी भूल चुकी हो। पीपल के पत्ते हल्के से कांपे, लेकिन हवा अब भी ठंडी और भारी थी। मेरे रोंगटे अपने आप खड़े हो गए। मुखिया ने बिना मेरी तरफ देखे मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, किसी ने नाम लिया है, कोई भी जवाब नहीं देगा। गांव की वो पुरानी चेतावनी अचानक मेरे कानों में गूंजने लगी। लेकिन डर से बड़ा कुछ और था। भाई, रमेश का छोटा भाई अब तक चुप खड़ा था। उसकी आंखें पीपल की डालियों पर जमी हुई थीं। उसके होंठ हल्के से हिले। और फिर, भैया। उसकी आवाज कांपती हुई थी,
लेकिन वो आवाज थी, बस वही पल सबसे भारी था, जैसे किसी ने हवा का गला दबोच लिया हो। पीपल की डालियां तेजी से हिलने लगी, जबकि आसपास हवा का नामो निशान नहीं था। और उसी जगह से फिर वो आवाज आई, अब पहले से ज्यादा पास। इधर आओ, मैं यहीं हूं। अब वो रो नहीं रही थी, अब वो बुला रही थी। मुखिया ने रमेश के भाई को खींचकर पीछे किया, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक अजीब सी खालीपन भरी जिद। और उस पल मुझे साफ समझ आ गया, जिस गलती के बारे में गांव सालों से फुसफुसाता आया था, वो गलती हो चुकी थी। पीपल के तने के पीछे कुछ हिला, कोई तेज हरकत नहीं, बस ऐसा जैसे कोई बहुत देर से वहीं खड़ा था और अब अपनी मौजूदगी स्वीकार करा रहा हो। हमारी सांसें अपने आप थमने लगी। पीपल के मोटे तने से धीरे धीरे एक साया बाहर आया। पहले सिर्फ किनारा दिखा, सफेद साड़ी का, गंदी नहीं, फटी नहीं, बस अजीब तरह से पुरानी। वो हमारी ओर पीठ किए खड़ी थी। बाल कमर से नीचे तक लटक रहे थे, पूरी तरह बिखरे हुए। किसी ने उसका नाम नहीं लिया, किसी ने सांस तक नहीं ली। फिर बहुत धीरे वो मुड़ी, इतनी धीरे कि हर पल जैसे खिंचकर लंबा हो गया हो। और तब हमने उसका चेहरा देखा, यह शायद चेहरा नहीं था, धुंधला सा मानव आकार। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ काले गड्ढे थे, गहरे, खाली, ऐसे जैसे अंदर देखने की हिम्मत कोई कर ही ना पाए। नाक बस एक परछाई, होंठ हिले, लेकिन मुंह के भीतर कुछ भी नहीं दिखा। और उसी खालीपन से वो आवाज निकली, घर चलो। अब वो थकी हुई नहीं थी, रोती हुई नहीं थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत अपना किसी बच्चे को सुलाने ले जा रहा हो। रमेश का छोटा भाई एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो हमें नहीं देख रहा था। अगले ही पल उसका शरीर ढीला पड़ गया। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। और तभी मुखिया चीख पड़ा, भागो, पीछे मत देखना। हम चारों उस चेतावनी को समझ चुके थे। हम भागे, कीचड़ में पैर फिसले, कांटे चुभे, सांस टूटती रही, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे से पत्तों की सरसराहट आई, और आखिरी बार वो आवाज अब बिल्कुल हमारे कान के पास, वापस आ जाना। लेकिन हम नहीं रुके, क्योंकि हम जानते थे अगर उस पल पीछे देखा होता तो कुसुम टोला आज मुझे ये कहानी कहने नहीं देता। अगले दिन गांव में कोई जोर से बात नहीं कर रहा था। पीपल की तरफ कोई देख नहीं रहा था। और रमेश का छोटा भाई होश में आने के बाद एक भी शब्द नहीं बोला। दोपहर के वक्त मुखिया ने कहा, अगर सच जानना है तो लखिंदर बाबा से मिलो। लखिंदर बाबा कुसुम टोला के सबसे बूढ़े आदमी थे। उम्र कोई नहीं जानता था, बस इतना कि उनके जन्म से पहले भी वो पीपल वहीं खड़ा था। वो मिट्टी की दीवार वाले एक अंधेरे कमरे में रहते थे। आंखें कमजोर थीं, लेकिन याददाश्त खतरनाक हद तक तेज। जब हमने पीपल की बात कही तो उन्होंने काफी देर तक कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से बोले, अब फिर नाम लेकर आवाज आने लगी है क्या? उनकी आवाज में ना हैरानी थी, न डर, बस थकान थी, जैसे वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया, करीब 30 साल पहले जब गांव छोटा था और कानून यहां देर से पहुंचता था, तब एक औरत थी, सीता देवी। पास के गांव की थी, रिश्तेदारी में कुसुम टोला आती जाती थी। एक रात वो अकेली घर लौट रही थी, उसी रास्ते से, शमशान और सूखे नाले के पास से। बाबा की आवाज कांपने लगी। कुछ लोगों ने उसका पीछा किया था। नाम नहीं लूंगा। आज भी उनकी औलादें यहीं घूमती हैं। सुबह जब गांव जागा तो सीता देवी की लाश पीपल के नीचे पड़ी थी। साड़ी अस्त व्यस्त, चेहरे पर नाखूनों के निशान, लेकिन मामला कभी थाने तक पूरी तरह पहुंचा ही नहीं। इज्जत का मामला था। बाबा ने आंखें बंद करते हुए कहा,
गांव ने चुप्पी चुन ली। लाश उसी पीपल के नीचे जलाई गई। न कोई पूजा, न कोई शांति पाठ, बस जल्दी जल्दी सब खत्म कर दिया गया। बाबा ने मेरी तरफ देखा। गलती यही हुई, उन्होंने कहा। जिसे इंसाफ नहीं मिलता उसकी आत्मा रास्ता पूछती है, और जिसे आखिरी संस्कार बिना सच्चाई के मिले वो घर नहीं जाती। मैंने पूछा, आवाज वो किसकी होती है? बाबा का जवाब सबसे डरावना था। वो हमारी जैसी होती है। माँ को माँ की आवाज में, भाई को भाई की आवाज में, और जो सबसे कमजोर हो उसे उसी की भाषा में बुलाती है। उन्होंने आखिरी बात बहुत साफ कही। जो जवाब देता है वो समझता है कोई अपना बुला रहा है, और जो अपना मान ले वो फिर अकेला नहीं लौटता। कमरे के बाहर पीपल के पत्ते हवा में हिले, और मुझे लगा जैसे कहीं दूर कोई औरत अब भी रास्ता पूछ रही हो। घटना के 3 दिन बाद, जब गांव में रमेश के लौटाने की उम्मीद लगभग दम तोड़ चुकी थी, सूखे नाले के पास घास साफ करते हुए एक चरवाहे को कुछ चमकता दिखा। वो मोबाइल फोन था। कीचड़ से सना हुआ, स्क्रीन टूटी हुई, लेकिन अब भी काम कर रहा था। फोन देखते ही रमेश का छोटा भाई फूट फूट कर रो पड़ा। ये रमेश का ही फोन था। पीछे कवर पर उसका नाम खुरचा हुआ था। फोन मुझे दिया गया। हाथ में लेते ही मुझे अजीब लगा, जैसे वो अब भी गर्म हो। बैटरी करीब 3% थी और स्क्रीन पर एक चीज खुली हुई थी, कॉल रिकॉर्डिंग, लास्ट फाइल। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने प्ले करने को नहीं कहा, लेकिन किसी ने रोका भी नहीं। मैंने प्ले दबाया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ हवा की आवाज, तेज नहीं, बस ऐसी जैसे रात में पीपल के पत्तों के बीच हवा फंस जाती है। फिर बहुत धीमी कदमों की आहट, और फिर रमेश की आवाज, कांपती हुई, फुसफुसाती हुई। कौन है? उस एक सवाल में हिम्मत कम और डर ज्यादा था। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक औरत की आवाज, लेकिन वो कोई अजनबी आवाज नहीं थी। वो बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। वही लहजा, वही अपनापन, वही खींचने वाली ममता। रमेश, इधर आ बेटा, अंधेरा है बेटा। रमेश का भाई वहीं घुटनों के बल बैठ गया। रिकॉर्डिंग में रमेश की सांसें तेज होने लगीं, फिर पैरों के भागने जैसी आवाजें आईं, और फिर एक लंबी चीख। ऐसी चीख जो अचानक शुरू नहीं होती, बल्कि अंदर से फटती है। चीख के बीच एक पल के लिए एक और आवाज भी आई, बहुत हल्की, बहुत पास, घर चलो। और फिर रिकॉर्डिंग कट। फोन खुद ब खुद बंद हो गया। बैटरी खत्म। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नाले के अंदर पानी की हल्की टपकने की आवाज आ रही थी। मुखिया ने बहुत धीमे से कहा, अब रमेश कहीं और है। और उस पल मुझे समझ आ गया, पीपल का पेड़ सिर्फ डर की कहानी नहीं था, वो सबूत मांग रहा था, और जो सबूत मिला वो कभी थाने की फाइल में फिट नहीं होने वाला था। आज भी वो पीपल का पेड़ कुसुम टोला के बाहर वैसे ही खड़ा है। उसे काटा नहीं गया, कोशिश भी नहीं हुई। अब उसके चारों ओर लाल धागे, नींबू मिर्च और टूटे हुए अगरबत्ती के स्टैंड पड़े रहते हैं। कोई रोज पूजा नहीं करता, बस जाते हुए नजर झुका लेते हैं। रास्ता बदल लिया गया है। शमशान तक जाने के लिए अब लोग एक लंबा चक्कर काटते हैं। रात में उधर कोई नहीं जाता। ये नियम नहीं है, ये डर है। लेकिन कुसुम टोला में कुछ बातें दिन में नहीं कही जाती। लोग कहते हैं अमावस्या की रात, जब चांद नहीं होता और हवा नाले की तरफ से पीपल की ओर बहती है, तब अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो हवा के भीतर एक आवाज घुली हुई आती है, घर चलो। न रोने की आवाज, न चिल्लाने की, बस बहुत अपनेपन से। ऐसी आवाज जिसे सुनकर इंसान एक पल के लिए पीछे मुड़ना चाहता है। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि वो आवाज आज भी आती है,
सबसे डरावनी बात यह है कि वो आवाज बदल जाती है। पिछले साल बरसात के बाद पास के कस्बे से एक नया लड़का कुसुम टोला आया था, काम की तलाश में। एक रात वो भी शॉर्टकट से उधर गया। सुबह वो नहीं मिला। 3 दिन बाद सूखे नाले के पास से उसका फोन बरामद हुआ। फोन में एक रिकॉर्डिंग थी। शुरुआत बिल्कुल वही, हवा, पत्तों की सरसराहट, एक घबराई हुई आवाज। कौन है? फिर एक औरत की आवाज। इस बार उसकी मां जैसी नहीं, इस बार उसकी प्रेमिका जैसी, बस नाम अलग था। आखिरी आवाज वही, एक लंबी चीख। रिकॉर्डिंग वहीं खत्म। पुलिस ने इसे भी दुर्घटना मान लिया, फाइल बंद। लेकिन लखिंदर बाबा ने उस दिन बस इतना कहा, जब तक उस रात का सच जमीन के ऊपर नहीं आएगा, वो आवाज लोगों को घर बुलाती रहेगी। और अब जब भी रात के 12 बजे आपका फोन अचानक नेटवर्क खो दे और हवा बिना वजह ठंडी लगने लगे, तो अगर कहीं से कोई आवाज आपका नाम लेकर कहे, घर चलो, तो याद रखना, ये कहानी खत्म नहीं हुई है। तो अगर कभी किसी अंधेरी रात में किसी सुनसान रास्ते पर जब चारों तरफ सन्नाटा हो और मोबाइल की स्क्रीन भी अचानक बुझ जाए, अगर तब कोई आवाज आपको आपके अपने नाम से पुकारे, मां की तरह, भाई की तरह या किसी बहुत अपने की तरह, तो याद रखिएगा, हर आवाज आपकी नहीं होती। कुछ आवाजें रास्ता नहीं दिखाती, वो रास्ता बदल देती हैं। और जो एक बार पीछे मुड़कर जवाब दे देता है, उसकी कहानी फिर कोई और सुना रहा होता है। कुसुम टोला का वो पीपल का पेड़ आज भी खड़ा है और शायद सुन भी रहा है। अगर आज की कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, हर पुकार का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक सतर्क रहिए।